गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूं कि हर दिन आप 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपके लंग और आपके हार्ट इतने मजबूत हो रहे हैं कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। कल 5 जून है। 5 जून यानी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। ये इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा महत्व इस दिन का है कि इस दिन के ऊपर सभी देश, सभी बिजनेसेस, सभी एनजीओ, सभी लोग आके पर्यावरण के लिए, इस धरती को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और बहुत जोर शोर से इस दिन का महत्व पूरी दुनिया में आज है। 1972 में इसकी संकल्पना हुई और जब पहली बार यह दिन मनाया गया था, दैट वाज 1974। तब से लेके आज तक हर साल उनका एक सब्जेक्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो पूरा स्ट्रेस देके उसके ऊपर काम करते हैं। हर साल एक देश होता है कि जो देश इसका यजमान पद यानी इसका आयोजन करता है। लेकिन अगर आप इनके सब्जेक्ट्स देखोगे कि 1974 से लेके अभी तक, मैंने सिर्फ कुछ साल यहाँ डाले हैं, हर साल यहाँ कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट देख के, वो विषय देख के आपको पता चलेगा कि कितने सेंसिटिव, कितने महत्वपूर्ण ऐसे वो विषय है पूरी दुनिया के बारे में जो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी बॉडी है कि जो इस विषय में पूरी दुनिया को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। यूनाइटेड नेशन ही था कि अभी यूनाइटेड नेशन में दुनिया के सभी जो देश है वो सदस्य है। ये यूनाइटेड नेशन ही है कि जिन्होंने 2015 में ऐसा संकल्प किया और सब देशों से वो करवा के लिया कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम करेंगे। सभी देशों ने उसमें एक वोट से सबको मंजूरी दे दी और 2016 में फिर उसका एक एग्रीमेंट हुआ और उसके ऊपर सभी ने साइन किया और उसी एग्रीमेंट का नाम है पेरिस एग्रीमेंट। और वो पेरिस एग्रीमेंट आज की तारीख में सभी देशों को बाइंडिंग है, बंधनकारी है और सभी लोग उस पेरिस एग्रीमेंट के तहत उनको जो जो टारगेट्स दिए हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये यूनाइटेड नेशन, जो इस विषय में एक बहुत पावरफुल ऐसी बॉडी है। आज इस साल 2021 में जो विषय है उस विषय का नाम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और यह यजमान पद इस साल का है पाकिस्तान में। दोस्तों, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये इतना महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल से हम लोग जिस कोरोना को झेल रहे हैं, उस कोरोना का उत्पत्ति है, उस कोरोना का कारण है कि हम लोगों ने अपने इकोसिस्टम, अपने पर्यावरण संतुलन को ही इकोसिस्टम बोलते हैं, इसको इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा है। अभी वो पर्यावरण संतुलन जो कई करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, जिस पर्यावरण में कितने सारे लाखों जीव जंतु एक दूसरे के साथ सहजीवन में रह रहे हैं, और ऐसे पूरे बैलेंस को हम लोगों ने इस तरह बिगाड़ा है कि वो कोरोना अपना घर छोड़ के हमारे बदन में आ बसा है। और इतना ही नहीं, कितने सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस अभी आ रहे हैं। तो उसका एक ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ये सोल्यूशन वैक्सीन और दवाई नहीं है। तो सोल्यूशन ये है कि फिर से वो ये जो नेचर है, ये पूरा पर्यावरण है, उस पर्यावरण का संतुलन हम लोग फिर से रखें। दोस्तों, इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन से आगे के 10 साल वो डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करके वो पूरे 10 साल वो काम करने वाली है। और इसका मतलब यह है कि आगे के 10 साल सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस और पूरे दुनिया को इसके ऊपर बोलने वाली है कि कैसे आप इसको रिस्टोरेशन को बनाए रखें। दोस्तों, आज एमसीएल की जो शुरुआत हुई है, एमसीएल की शुरुआत ही, एमसीएल का डेडिकेशन, एमसीएल का फोकस या एमसीएल का उद्देश्य है कि इस पर्यावरण की रक्षा करना। ये बिजनेसेस बाद में आए हैं, ये बिजनेस इसलिए आए कि हम लोग सस्टेनेबल वे में इसको कर पाए। लेकिन दोस्तों, एमसीएल का नंबर 1 अगर कुछ फोकस है तो है इस पर्यावरण का संतुलन फिर से बनाए रखना। और मैं समझता हूं कि हम जो हमारा पूरा एमसीएल का परिवार है,
हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ये काम करने की, क्योंकि आज यूनाइटेड नेशन का ये जो आज प्लेटफॉर्म है, ये जो आज दिन है, इस दिन के ऊपर सभी देश, सभी लोग, एनजीओ अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर सोच रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाए। लेकिन हमारे पास आज एमसीएल के पास प्रॉपर इसका एक ब्लूप्रिंट है। हमारे पास हमें मालूम है कि हमें क्या रणनीति करनी है, कैसे काम करना है और कैसे एक्चुअली इस ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाना है। और इस विजन और मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विजन, मिशन, ये तरीका पूरी दुनिया को दिखाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। पूरी दुनिया को ये डायरेक्ट करने की, ये बताने की कि एक्चुअली क्या करना है आपको, कैसे हम लोग इस संतुलन को फिर से बना सकते हैं, कैसे इस दुनिया को हम लोग फिर से बचा सकते हैं। और आज एमसीएल परिवार में आप सभी लोग जो सदस्य हो, सभी जो हमारे उद्योजक हैं, ये सभी इस विजन और मिशन को लेके ही आए हैं। हमने तरीका ही ऐसे बनाया कि लोग आज इस विजन और मिशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और सभी लोग अपने अपने तहसील में जो कुछ काम कर रहे हैं, आज वो काम भी वो इस तरीके से कर रहे हैं कि इस विजन और मिशन में लोगों को शामिल करके ले रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ लोगों का यहां आप सभी के सामने अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये पूरे एमसीएल का आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये सभी लोग पूरे एमसीएल के बाकी उद्योजकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। और अभी सबका फोकस, हमारे पूरे फैमिली का, हमारे पूरे एमसीएल परिवार का फोकस है ये आपके 100 प्रोजेक्ट्स। 100 प्रोजेक्ट हम तो चाहते हैं कि 100 ने और ज्यादा हो, आप लोग आए। हमने एक आखिरी डेट दी है कि दिवाली या मैक्सिमम 26 जनवरी तक हमें ये प्रोजेक्ट पूरे तैयार करने हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स होने के बाद फिर हमें पूरी दुनिया को बताना है कि एक्चुअली क्या करना है, किस तरीके से हम लोग इस पर्यावरण संतुलन को बनाया जा सकता है। तो ये लोग जो आज एमसीएल परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है इनडायरेक्टली आने वाले दिनों में ये पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाले हैं। तो चलिए इनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा श्री दीपक गोल्पे जी का और उनके पूरे टीम का, जो हमारे तहसील मान में सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत जल्दी फर्स्ट नंबर पे वो 10,000 मेंबर का उन्होंने काम करके दिखाया। दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा श्री साईनाथ जी पवार और उनकी पूरी टीम का, जो कंधार इस तहसील में लातूर जिले में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत डायनामिज्म में बहुत जल्दी इन लोगों ने अपनी पूरा 10,000 लोग तैयार किए हैं। और तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा श्री दत्ता शिवनी जी का, उनका तहसील है शिरूर अंतरपाल, वो भी फिर से लातूर जिले में है, महाराष्ट्र से। दोस्तों, ये काम जो होता है ना, ये 10,000 मेंबर ऐसे नहीं बनेंगे कि कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। ये तब बनता है जब आप एक आंदोलन की तरह, एक मूवमेंट की तरह इस काम को आगे बढ़ाते हो। ये विजय और मिशन इसके साथ लोगों को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते हो, तब जाके ये होता है। और मैं चाहता हूं कि आप ये सब करो। दोस्तों, मुझे पता है कि आप जब ये करते होगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार क्या ये मेंबरशिप बेचने के लिए क्या न जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग फंडेज तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज, ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किए हम कीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है लोगों की ये बातें सुनने के, क्योंकि जब सूरज उगेगा तब सभी लोग सब आपके पीछे आने वाले हैं। लेकिन जरूरत है पूरे दुनिया के लिए जो काम करने की जिम्मेदारी हमने ली है वो करने की। आज बहुत जरूरत है, बहुत जल्दी है कि जल्द से जल्द हम लोग ये प्रोजेक्ट्स लगाए और दुनिया के सामने रखें। मैं चाहता हूं कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहां आए हैं, तो अपने तहसील में पूरी तरह से फोकस करें, जैसे इन लोगों ने किया वैसे जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करें। जल्दी से जल्दी हम लोग एक प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं तरीका क्या है सस्टेनेबिलिटी का। और इतना ही, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आज इस क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूं कि कोरोना का लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और जिसकी वजह से काफी सारे लोग तभी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बहुत कम दिनों में आप भी वहां जल्दी पहुंचोगे और हम इस प्रोजेक्ट को चालू करेंगे। और ये जो कम्युनिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये जो एमपीओ को इतनी मेंबरशिप हम लोग तैयार करें, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि दुनिया को हम लोग ये बिजनेस करने का तरीका भी बताना चाहते हैं। जब जब बात आती है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने की, जब बात आती है कि हमारे साथ हमारी सब जो जीव जंतु है, ये जो हमारी धरती माँ है, उसका ख्याल रखने की, तब विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जब लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, जब ये समुदाय तैयार नहीं होगा, तब ये काम नहीं होगा। यही आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं। दोस्तों,
और ये पूरा करके हम लोग वही जाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। दोस्तों, ये बच्ची 15 साल की बच्ची, इसने एक साल में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन किया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। कैसे किया? क्योंकि वो वहां गई, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे गई और उन्होंने सबको पूछा, पूरे दुनिया को चलाने वाले, दुनिया के जो देश है उसको चलाने वाले उनके सरकारों को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जिसके वजह से उसकी पूरी जो सोच है वो हाईलाइट हुई और इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया। दोस्तों, वैसे ही हम लोग करेंगे। हम पूरी दुनिया को आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और उसका क्या रास्ता है वो दिखाएंगे। क्या है सस्टेनेबिलिटी? किसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी? होता क्या है सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी यानी सतत, सस्टेनेबिलिटी यानी अखंड, सस्टेनेबिलिटी यानी अक्षय। दोस्तों, कुदरत ने हमारे लिए ऐसे ये दुनिया बनाई है, कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है कि हमें जो भी चीज चाहिए ना, आज मनुष्य को नहीं, किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए जो भी चीज लगती है ना, कुदरत ने ऐसी उस चीज का प्रावधान करके रखा है कि वो चीज आपको हमेशा मिलती रहती है, हमेशा हमेशा हमेशा, हमेशा के लिए अक्षय, अखंड, सस्टेनेबल रहती है। और ये कैसी होती है? ये एक चक्र के रूप में होती है। और जिस चक्र को आपके सभी के घरों के जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते होंगे ना, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। क्योंकि जब विज्ञान का सब्जेक्ट आता है, विषय आता है, तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि कैसे कुदरत इन सब चीज का ख्याल रखते हैं। जैसे अभी पानी का साइकिल है, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में वहां वर्षा होती है, पानी आता है तालाबों में, नदियों में, समुद्र में जाता है, फिर उससे गर्मी में वाप बन जाती है, फिर से उसके बादल बन जाते हैं और पानी आता है। तो इस पूरे पानी का एक चक्र है। यहां तक कि हमारे जो ग्राउंड, हमारे जमीन में भी जो पानी, उसका भी एक चक्र है। वैसा ही नाइट्रोजन है। दोस्तों, हवा में 78% नाइट्रोजन है, 78%। अभी ये नाइट्रोजन यानी पूरी जो हमारे लिविंग बॉडीज है, सभी जो लिविंग स्पेशीज है इस धरती के ऊपर, वो बनते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से और अमाइनो एसिड बनता है नाइट्रोजन से। और ये जो हवा में नाइट्रोजन वो कौन लेके आता है? तो वो लेके आते हैं पेड़, और फिर से वो हमारे डिग्रेडेशन के बाद फिर से हवा में चला जाता है और पूरे लिविंग थिंग में ये नाइट्रोजन होता है। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन लगता है, हाइड्रोजन लगता है, कार्बन, ऑक्सीजन, सबकी अपनी एक साइकिल है। हमारे बदन में 70% यानी 70% पानी है, 24% ऑर्गेनिक और 6% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ये सभी कुदरत हमें अक्षय स्वरूप में देती है। यहां तक कि कार्बन साइकिल भी है। अभी कार्बन यानी क्या? तो जो भी चीज हम लोग खाते हैं ना, उसमें कार्बन होता है। जो भी चीज आज लिविंग है, जो भी चीज आज इस पर्यावरण में डेली फंक्शन करती है, तो उसमें कार्बन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों सालों से, यानी हजारों करोड़ सालों से ये दुनिया चलती आ रही है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ये दुनिया मेंटेन कर रही है हमारी कुदरत, और कुदरत के अपने तरीके हैं, कुदरत के अपने नियम हैं। और वैसे ही इस नियम का सबसे अहम हिस्सा अगर आप देखोगे तो क्या है कि हर चक्र में कौन वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो है पेड़। कोई भी चक्र आप लीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस पूरे परिवर्तन का काम करती है, अक्षय रखने का काम करती है, वो है पेड़। तो कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन सस्टेनेबल है? तो दोस्तों, नॉन सस्टेनेबल है, एक बार आपने उसको इस्तेमाल किया तो वो खत्म हो गई। और इसमें आते ही अपने जीवाश्म ईंधन, ये फोसाइल फ्यूल। इसमें आता है ये ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, जो एक बार, ये कोयला जो एक बार हम लोगों ने खत्म किया तो वो दोबारा इमीडिएटली पैदा नहीं कर सकते। वैसे ही है हमारे मेटल्स, जो सभी प्रकार के धातु, जो एक बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो अगर आप रिसाइकल नहीं करते तो उसको फिर से हम लोग तैयार नहीं कर सकते। और दोस्तों, जिस सेक्टर के ऊपर आज पूरी दुनिया लगी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। पूरी दुनिया आज जिसके ऊपर काम कर रही है वो है कि अक्षय ऊर्जा का कौन सा सेक्टर है कि जिसके ऊपर हम लोग इस तरह से वो बिजनेस को डेवलप करें, उस क्षेत्र को डेवलप करें कि पूरी दुनिया को जो चाहिए वो एनर्जी बार बार मिलती रहे। और उसका एक ही सोर्स है, और वो सोर्स है सूरज। दोस्तों, हमारे पूरे पृथ्वी पे ऊपर जो भी एनर्जी है, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी आज जिस भी प्रकार की आप एनर्जी देखते हो, उसका सोर्स है, मूल सोर्स है सूरज। आज यही देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहां, तो
मुझ में जो एनर्जी है, मैंने जो खाना खाया है, जिस वनस्पति के साथ, जिस वनस्पति से लिया हुआ मैंने खाना खाया है, उस वनस्पति ने भी ये खाना या अनाज बनाया सूरज की रोशनी लेके। आज यहाँ जो लाइट है, यहाँ जो ऊपर पंखा है, ये सब जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिस बिजली की वजह से ये चल रही है, वो बिजली बनी होगी कोयला या नेचुरल गैस, उसकी वजह से, ऑयल की वजह से। और वो कोयला कहाँ से आया, वो नेचुरल गैस कहाँ से आया? तो फिर से ये जो सूरज की रोशनी जिन जिन वनस्पति ने ली थी, जिन जिन पेड़ों ने ली थी, वो सभी पेड़ पृथ्वी के अंदर चले गए और हजारों सालों के बाद अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर एक तो उनका कोयला बना, एक तो उनकी नेचुरल गैस बनी, एक तो उनका ऑयल बना। तो अभी बात यह है कि ये सूरज की रोशनी किस तरह से हम लोग फिर से इसको बिजली में कन्वर्ट करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये सूरज की रोशनी ले जो अक्षय है, और वही एकमात्र सोल्यूशन है। तो जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया काम कर रही है वो है सोलर पैनल्स। वो सोलर पैनल यानी मेटल्स, सिलिका से बनाए हुए ये सब पैनल होते हैं जो सूरज की रोशनी लेके बिजली तैयार करते हैं, और उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन क्या ये पैनल और सेल्स ये सही मायने में सस्टेनेबल है? क्योंकि एक बार आप इनका यूज करने के बाद जब आप देखोगे तो इतनी बड़ी मात्रा में इनका कचरा तैयार होता है, इतनी बड़ी मात्रा में, और ये कचरा बिल्कुल रिसाइकलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से ये पूरा पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है। दोस्तों, आज विंड एनर्जी की बात हम लोग करें, इतने बड़े बड़े हम लोग ये टरबाइन लगाते हैं, इतने सब सब विंग्स तैयार करते हैं, इसकी वजह से पूरे जो हवा का इकोसिस्टम है, जो हमारे पंछी है, बाकी सब चीजें, उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बाकी के भी रिन्यूएबल सोर्सेस है जैसे हाइड्रो पावर। अभी बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे हमें डैम बनाने चाहिए कि जो पानी का हम लोग कंजर्व करें और उसको यूज करें। लेकिन बहुत बड़े बड़े डैम इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे बहुत बड़ी मात्रा में बिजली तैयार कर सके। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि बहुत जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, उसको नष्ट किया जाता है। गांव होते हैं उसमें वैसे भी उसको निकाल दिया जाता है और बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं। लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम्स है। टाइडल एनर्जी यानी समुद्र में जो लहरें आती है उसकी एनर्जी लेने के लिए भी बहुत बड़ा सिस्टम हम लगाते हैं। लेकिन ये करने के बाद ये पूरा जो सिस्टम, ये पूरा जो कचरा, ये पूरे जो मेटल्स, ये पूरी जो व्यवस्था आज हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये 100% रिसाइकल होते हैं जैसे कुदरत करती है? तो क्या जिस तरह से आज हम लोग इस सभी सब चीजों के ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये सस्टेनेबल है? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, आज इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। सब लोग, हमारे यहाँ भी देश में सब लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी जमाना है इलेक्ट्रिक का, सभी जगह आने वाले हैं इलेक्ट्रिक। यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस तक बैटरी पे चलने वाली है। यहां तक कि हमारे देश में भी कई सारे नगर निगम हैं जिन्होंने बैटरी पे चलने वाले बसेस को यहाँ लाया है। और यहां तक कि वो घर का जो चूल्हा है वो भी इलेक्ट्रिक के ऊपर कैसे कन्वर्ट करे उसके बारे में सोच रहे हैं। आज जो भी कंपनियां इस इलेक्ट्रिसिटी में या इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस पे काम कर रही है, वो कंपनियां बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जिसका नाम है टेस्ला। अभी टेस्ला एक ऐसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, जिसका मालिक पिछले साल जनवरी में अमीरों की यादी में 35वें पायदान पे था। वो सिर्फ एक साल में वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपनी है टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। दोस्तों, यहां तक कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद सभी जो देश है उनको टारगेट दिए गए कि आपको 2030 तक इतना इतना आपका एमिशन कम करना है। तो सभी ने अपना जो रोड मैप बनाया है वो सब रोड मैप है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यहां तक कि हमारा जो देश है भारत ने भी ये कम करने के लिए, एमिशंस कम करने के लिए जो अपना रोड मैप बनाया है वो भी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स, तथ्य बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो बिजली बिजली हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप चार्जिंग करो और गाड़ी चलती है, लेकिन ये बिजली आती कहां से? 2019-20 की बात करें तो 75% से ज्यादा बिजली हम लोगों ने सिर्फ कोयला जला के पैदा की है। और कोयला, हमारे यहाँ का जो कोयला मिलता है ना, वो तो इस तरह का कोयला है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। वो जलता कम है लेकिन धुआं ज्यादा देता है और बहुत जब बड़ी राख छोड़ता है। इतनी बड़े पैमाने पे प्रदूषण करता है। आपको सुन के हैरानी होगी
कि हम लोग ये बिजली बनाने के लिए कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऑयल एंड गैस मंगाते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं, हम लोग कोयला बहुत बड़ी मात्रा में मंगाते हैं। आप सुन के हैरान हो जाओगे, आप ताज्जुब करिए कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इनसे कोयला मंगाते हैं सिर्फ बिजली तैयार करने के लिए। पिछले साल यानी 19-20 का पाई चार्ट था, 20-21 में हम लोगों ने देखोगे तो यही फोसाइल जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कोयले से बनी है, वो 79% तक गई थी। इतना ही नहीं कि अगर ये प्लांट्स जिससे ये बिजली बनती है, अगर ये प्लांट आप देखोगे तो इतना पॉल्यूशन होता है इस प्लांट की वजह से कि आप सोच नहीं सकते। और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं, अगर पूरे दुनिया के बारे में भी अगर आप सोचोगे तो पूरी दुनिया में 80% से ज़्यादा बिजली जो आती है वो सिर्फ फोसाइल यानी ये जो कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस इससे आती है। और ये हम लोग सभी ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया कोशिश कर रहे हैं कि ये उससे ना आए, कोयले के बजाय हम लोग ये सोलार और ये पैनल लगाए, ये सब कुछ लगाए जिसकी वजह से बिजली तैयार हो। लेकिन वही क्या ये लगाने के बाद ये हम लोग सस्टेनेबिलिटी करेंगे? जब हमारे पास पेड़ है, जब ये पेड़ कर सकते हैं, जो नेचर का एक अपना सोल्यूशन है, वो छोड़ के हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। खैर, दूसरी इसमें एक रोमांचकारी बात यह है कि इस पूरे जो अभी चल रहा है, जो सेंटिमेंट चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा करने वाली कुछ कंपनियां हैं और सबसे बड़ा देश जो इसमें अपना बिजनेस कर रहा है वो है चाइना। पूरी दुनिया को इस सोलार के पैनल बेचने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है चाइना। दुनिया के अंदर 70% से ज़्यादा सोलार पैनल जो लगाए जाते हैं कहीं भी, वो चाइना से आते हैं। और एनर्जी प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी बनती है, जितनी बिजली बनती है, उसकी 33% बिजली सिर्फ चाइना बनाता है। और हम चाइना के थोड़े से कम हैं, हम पॉपुलेशन में, ज़रूरत में, रिक्वायरमेंट में हम लोग सिर्फ 8% इतनी बनाते हैं। तो हम 8% है और चाइना 33%, तो हमसे 4 गुना ज़्यादा बिजली वो चाइना बनाता है। और हमें हमारे देश में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जितनी बिजली होनी चाहिए वो वन ऑफ द लोएस्ट है। दोस्तों, ये रही सिर्फ बिजली, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ बिजली से काम नहीं होता। तो बिजली के साथ ये सभी सिस्टम जो चलता है उसको लगती है बैटरी। और बैटरी के बारे में अगर आप देखोगे तो बैटरी ज़रा भी रिसाइकलेबल नहीं है। बैटरी के बारे में अगर आप देखोगे तो बैटरी रिसाइकल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ये जो कंपनी आज बैटरी बेचती है वो क्लेम करते हैं कि हम लोग रिसाइकल के प्लांट लगाएंगे, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग देखा जाए तो म्यूनिसिपालिटी का वो जो कचरे का पहाड़ है ना, एक बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन बैटरी को नहीं कर सकते। इतना डिफिकल्ट इस बैटरीज को रिसाइकल करना है। और अगर आप इस बैटरी का इसकी प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितनी बैटरी बनती है और जिस पायदान पे बनती है उसके सभी जो बड़ा वैल्यू चेन है, खदान से लेके बैटरी बनाने तक, ये पूरे सिस्टम के ऊपर रूल कर रहा है चाइना। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा चाइना का इस पे ऊपर कंट्रोल है। पिछले 4 सालों में यानी 2016 से लेकर 2020 तक अगर चाइना का ग्रोथ इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो चाइना ने अपनी जो फैक्ट्रियां है, पूरी जो कैपेसिटी देश की बैटरी बनाने की, उसको 6 गुना इतना बढ़ा है सिर्फ 4 सालों में। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा बैटरी बनाने के ऊपर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल आज चाइना का है। यहां तक कि हम अपने देश में भी जो बैटरियां मंगाते हैं ना, 90% हम लोग बैटरियां इस चाइना से मंगाते हैं। हम लोग जो इस देश में सोलर पैनल लगाते हैं ना, 90% तक हम लोग पूरा वो चाइना से मंगाते हैं। तो अपने देश में तैयार हुए अगर कोई इलेक्ट्रिक कार कल आप खरीदोगे, ये चाहे वो टेस्ला की कार हो या चाहे टाटा की कार हो, वहां अंदर बैटरी रहेगी चाइना की। तो दोस्तों, ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। ये सस्टेनेबल जो बैटरी के ऊपर चलेगा, जो इस सोलर पैनल के ऊपर चलेगा, ये बिल्कुल 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 सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल है जो कुदरत इतने सालों से हमको दिखाती आ रही है, सिखाती आ रही है, और वो है पेड़, वो है खेती, वो है एग्रीकल्चर। अभी इस एग्रीकल्चर में अगर ईंधन की बात करें तो जिस तरह का ईंधन हम लोग बना रहे हैं, उस तरह का ईंधन, उस तरीके जो बेनिफिट्स ईंधन के, वो कोई भी ईंधन से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते।
पूरी तरह से 100% कार्बन न्यूट्रल फ्यूल हम लोग बना रहे हैं, ईंधन हम लोग बना रहे हैं, और वो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी आज आपके गाड़ियों का, घर का चूल्हा, इंडस्ट्री, जहां जो भी व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में चलने वाला ईंधन ऐसा हम लोग बना रहे हैं। दोस्तों, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सभी आज हम लोग एक खाना तैयार करते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो खेती के लिए उस पौधों के लिए जो मूल तत्व लगते हैं, मूल द्रव्य लगते हैं, वो कहां से लाते हैं हम लोग? तो वो भी आते हैं उस ऑयल से। आज उस पौधे को लिए, उस खेती के लिए हम लोग जो उनको खाद बोलते हैं, मूल द्रव्य को, वो खाद कौन सी लाते हैं हम लोग? रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर। और वो मूल द्रव्य हम लोग फिर से वो ऑयल से लाते हैं और वो उन पेड़ों को देते हैं। और एक बार वो फर्टिलाइजर अगर आप डालोगे तो आपका शरीर भी सहन नहीं करता। वो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स ऑयल से बना हुआ अगर आप देखोगे तो आपका बदन उसको सहन नहीं कर पाता, इतना वो जहरीला होता है। तो सोचिए, ऐसे जहरीले खादों से, इंसेक्टिसाइड से बनने वाली जो खाना होता है, वो अगर हमारे शरीर में जाता होगा तो हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करेगा? हमारा शरीर भी अंदर से वैसे रिएक्ट करता है, कैसे मैं इसको बाहर फेंकूं। और उसी कोशिश में उसके बहुत सारे अनकंट्रोल ऐसी ग्रोथ हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। दोस्तों, अगर तो इसका भी यही तरीका है। ये खेती ही एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है कि जिसका कोई भी भाग वेस्ट नहीं है। हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो हर वेस्ट, हर कोई चीज जो पौधों से आती है वो फिर से इस रिसाइकल में काम करती है। हर कोई चीज अगर आप हमें रिसाइकल करना है, अगर हमें कोई भी मूल तत्व चाहिए, मूल द्रव्य चाहिए, जिस अनाज के लिए, खाने के लिए, सभी जगह, तो बस एक ही उसका सॉल्यूशन है, और वो है ये हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देसी खाद, जो पेड़ों से आएगी, ना कि तेलों से। और कितना मैं बताऊं कि ये पेड़, ये पौधे हमारे क्या करते हैं। अगर मैं डिटेल में आपको बताने लगा तो मुझे आगे के 10 सेशन लेने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कि हमारे पेड़ हमारे पूरी दुनिया के लिए क्या करते हैं ये बताने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट इस पेड़ का है। लेकिन दोस्तों, आज वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है कि अगर ये पेड़ इतने अच्छे, अगर उन पेड़ों से अगर आने वाला बायोफ्यूल इतना अच्छा, तो लोग क्यों नहीं कर रहे? आप कंपैरिजन में अगर डिबेट भी करो ना, तो कोई डिबेट में कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, हम लोग हमेशा प्रूव कर सकते कि बायोफ्यूल कितना 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 अच्छा ईंधन है, कितना अच्छा फ्यूल है, इन बाकी के सभी चीजों के से कितना बेहतर है। लेकिन बाकी के देश कर नहीं रहे। इसका कारण पहला एक तो यह है कि इन देशों के पास, बाकी देशों के पास उतना पोटेंशियल नहीं है। आज भगवान ने, कुदरत ने अपने भारत देश को जितना दिया है उतना है ही नहीं किसी के पास। इसलिए तो हम लोग इतने बड़े इकोनॉमी, इतने डेवलप्ड नेशन पहले थे। आज हमारे पास जितनी खेती है, जितना एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया में आज किसी के पास नहीं। इसलिए शायद वो बायोफ्यूल के बारे में सोच ही नहीं सकते जो हम लोग सोच सकते, जो हम लोग कर सकते। और एक्चुअली वो नेचर में, इस पर्यावरण में, वो जो जितना आदमी को चाहिए, कितना भी आप डेवलपमेंट करें, जितनी भी आपको बिजली चाहिए, जितना भी ईंधन चाहिए, उतनी एग्रीकल्चर लैंड पूरी दुनिया में आराम से है, उससे ज्यादा है। लेकिन लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। उसका दूसरा रीजन ये भी है, स्केल। इस बायोफ्यूल के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं ना, उसको आप देखेंगे तो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है कि इतनी बड़ी डिमांड है, और प्रोजेक्ट आप इतने छोटे छोटे लगा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि पूरे एशिया में, पूरे देशों, एशिया के सभी देशों में मिलके जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट है, सबसे बड़ा, वो सिर्फ 8 टन यानी 8,000 किलो इतना ही सीएनजी हर दिन का बनाता है। और हमें तो हर तहसील में 1 लाख किलो सीएनजी का ये बनाना है, प्लांट बनाना है। तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है ये हमारे 100 प्रोजेक्ट्स। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हमें पूरा लक्ष्य, पूरा फोकस हमें अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर देना चाहिए, और दिल लगाकर बहुत जल्दी ये प्रोसेस हमें करने हैं। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, हमारे लोग परिवार के रहते हैं कि सर इतने 10,000 मेंबर्स हम लोग लेंगे, इतने सारे लोग नेपियर घास तैयार करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? इतना रॉ मटेरियल क्या हम लोग उसका उपयोग कर पाएंगे? मैं तो बोलता हूँ सभी किसान, हमारे पूरे देश के सभी किसान भी अगर नेपियर घास करने लगे ना, तो भी हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम लोग पूरी दुनिया को दे सकते हैं। इतनी बिजली की जरूरत होती है, इतनी ईंधन की जरूरत होती है। तो आपके यहाँ, आपके तहसील में कितने भी लोगों को करने दीजिए, आप बिल्कुल
उसकी चिंता ना करें। इनफैक्ट यही करने के बाद बहुत जल्दी हम दुनिया को इसका रास्ता दिखाने वाले, हम दुनिया को सही दिशा में लेके जाने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ बातें करने से नहीं, हम लोग पहले वो करके दिखाएं और फिर दुनिया को बताएं देखो ये सही तरीका है। और ये 100 प्रोजेक्ट है क्या, ये 100 प्रोजेक्ट तो हमारे पूरे जो हमारा रोड मैप है उसमें से 2% भी नहीं है। दोस्तों, आज रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस ये सेक्टर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और इस सेक्टर में हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो कैपेसिटी, हमारे जो पोटेंशियल है, ये आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के लिए 20% इतना ईंधन हम लोग निर्माण कर सकते हैं। सोचिए, ये सब अरब देश जहां पीने के लिए पानी नहीं होता लेकिन इतने अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास ईंधन है। सोचिए, हम लोग अगर ये ईंधन तैयार कर सके, हम लोग देख सके, तो कितने लेवल पे हमारा देश जाएगा, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे पूरे किसानों के लिए एक अच्छी आय तैयार हुई। और ये करने के लिए हर तहसील में कम से कम 500 से 600 टन इतने ईंधन का निर्माण करना पड़ेगा। 500-600 टन, आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस, इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतने लेवल पे काम हमें करना पड़ेगा। और फिर इस लेवल पे ये करने के बाद फिर हम लोग दुनिया को बताएंगे कि ये स्केल है और इस तरीके से इसको करना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है ना, आज ऐसे समझे कि क्रूड ऑयल से सिर्फ ईंधन नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आज जिस घर में आप बैठे हो, जिस ऑफिस में आप बैठे हो, अगर आप बाहर भी जाओगे सड़क पे तो आजू बाजू आपको दिखाई देगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। आपको प्लास्टिक, आपको रबड़, आपको ये कारपेंटिंग, आपको ये एडहेसिव, आपको ये पेंट, ये पूरा यही नजर आएगा। यानी सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इससे बनता है। आज सुबह हम लोग उठते हैं और जिस ब्रश को हाथ में लेते हैं, टूथब्रश को, वो भी बनता है पेट्रोकेमिकल से। जिस साबुन से हम नहाते हैं, जो सब कुछ करते हैं, सभी जगह इतना पेट्रोकेमिकल है, इसके इतने सारे प्रोडक्ट है कि हम लोग सोच नहीं सकते। आज इतनी इंडस्ट्रीज इसके ऊपर चलती है कि कुछ सिर्फ लिस्ट मैंने आपको दी है। टायर्स, ट्यूब्स, रबर्स, ऑटो गाड़ियों में कितने सारे पार्ट्स, ल्यूब्रिकेंट्स इससे बनते हैं। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट जो घर का और डिसइंफेक्टेंट वो, ये पेंट कोटिंग, एक कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, ये कैंडल्स, वैक्सेस, प्लास्टिक्स एंड रेजिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड, ऑयल एंड गैस, पेस्टिसाइड्स। तो सोचिए, आज हम लोग सोच भी नहीं सकते इनके बिना लाइफ। इतनी इतनी तरह से ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ में घुस चुके हैं, भर चुके हैं, पूरी तरह से सब जगह है ये पेट्रोकेमिकल। लेकिन इसका दूसरा एंगल मैं आपको बताना चाहूंगा। आज पूरी तरह से पर्यावरण का संतुलन जिसने खराब किया है, जिसकी वजह से ये पूरा पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, उसका भी नाम है पेट्रोकेमिकल। यही वो प्रोडक्ट्स है कि जो बिल्कुल ही ना रिसाइकल होते, ना इसका कुछ किया जा सकता है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आते हैं, हर शहर तो छोड़िए, हर गांव के बाहर अभी ये सिर्फ हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रोकेमिकल की वजह से। पूरी तरह से उसने इतनी बर्बादी की है। आज कोई भी पानी का अगर आप लेंगे, आप समुद्र से लेके नदी, तालाब, वो देखोगे तो बुरी तरह से पोल्यूशन फैल चुका है, और इसने वहां के पानी का इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब कर दिया। इतना ही नहीं, हवा, ये अपनी धरती, अपनी ये मिट्टी, सभी जगह ये पॉल्यूशन, ये पेट्रोकेमिकल की वजह से हम लोगों ने इस इकोसिस्टम को बर्बाद करके रखा है। और इसीलिए इस बर्बादी की वजह से ही ये कोरोना है, ये सार्स है, ये बर्ड फ्लू है, ये कितने सारे एबोला, इतने सभी जो वायरसेस जो है वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यही इसी इकोसिस्टम का पार्ट है ना। कहाँ से आया कोरोना? ये कोरोना किसी दूसरे उपग्रह से नहीं आया ना। ये सभी इकोसिस्टम को हम लोगों ने इस तरह से बर्बाद करके रखा है कि ये अपना घर छोड़ के हमारे इसमें आ रहा है, और करोड़ों सालों से चलता आया हुआ ये जो संतुलन हम लोगों ने बिगाड़ के रखा है। लेकिन दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन है एग्रीकल्चर, इसका भी एक ही सोल्यूशन है, वो हमारी खेती। पूरे जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, अभी प्लास्टिक की बात करें तो बायोप्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक हम लोग उगा सकते हैं, उसमें सिर्फ मैं थैलों की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह का आपको प्लास्टिक चाहिए ना, जिस तरह का, उस तरह का प्लास्टिक आज हमारे खेतों से बन सकता है। आज मैं रबड़ में तो सिर्फ जो सॉफ्ट है उस रबड़ की बात नहीं कर रहा हूं, जो हार्ड रबड़ है उसकी भी बात कर रहे हैं, वो भी हम लोग अपने खेतों से बना सकते हैं।
पेंट, इंटरनल पेंट, एक्सटर्नल पेंट, वो हम लोग खेतों से बना सकते हैं। यानी हर इंडस्ट्री में केमिकल्स लगते हैं। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आप लेंगे तो उसमें कुछ ना किस इसमें सॉल्वेंट्स हो या कैटलिस्ट हो या कुछ भी ऐसे केमिकल्स लगते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये सभी केमिकल्स आज हम लोग हमारी खेती में तैयार कर सकते हैं, सभी तरह के। ये कॉस्मेटिक्स है, जो साबुन से लेके टूथब्रश से लेके सब कुछ, आज जो केमिकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, ये 100% हम लोग हमारे खेतों से तैयार कर सकते हैं, जो बायोगैस होंगे। तो जो भी चाहिए आज दुनिया को, जो भी चाहिए आज मानव को, जो भी चाहिए आज डेवलपमेंट को, जो भी आपको चाहिए ना, वो सब हम लोग खेती से तैयार कर सकते हैं। और ये हमें पूरी दुनिया को बताना है, बताना नहीं है, ये पूरी इतने सालों से ये कुदरत हमें बता रही है। ये हम ही लोग हैं जो भूल चुके हैं और फिर से हमको ये करके दिखाना है। और दोस्तों, ये करके कराने के लिए हमारे पास, हमारे भारत के पास बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। यानी अगर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर है, देखो इसको अलावा कोई चारा नहीं। अभी 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको समझ में आएगा कि सस्टेनेबल क्या है। तो इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो। धरती, ये खेती, ये एकमात्र ऑप्शन है। और इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आज पूरी दुनिया में अगर किसका है तो हमारे देश का है, हमारे भारत का है। ये डीपीआर जो हम लोग बोल रहे हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में? कोई भी बिजनेस करते हैं उसके पे बनाते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी डीपीआर। यानी रॉ मटेरियल कहां से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, टेक्नोलॉजी कैसे होगी, कौन से प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, कहां बेचेंगे, और इस सब में इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, उसको बोलते हैं डीपीआर। लेकिन हमारे लिए वो डीपीआर नहीं है। हमारे लिए क्या है डीपीआर? एमसीएल में क्या है डीपीआर? कि आप जिस ग्राम पंचायत में आपने जो प्रोजेक्ट लगाया ना एमवीपी, उसका क्या पोटेंशियल है, आपके ग्राम पंचायत में कौन सी जमीन है कि हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, और कौन सी भी जमीन रहने दीजिए, अगर आपके पास पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र को लग के, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ नेपियर ग्रास नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें आप सोच नहीं सकते। हर चीज में, मैं तो बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह से, हर टुकड़े से हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जो आज हम लोग मार्केट में दे सकते हैं। अभी जैसे, और वही अपनी जगह पे कितनी जमीन है, कितनी मैन पावर है, किस तरह से लोग हैं कि जो कौन सा स्किल अच्छी तरह से करते हैं, उनको लेके भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और इस सभी चीजों का अगर मूल कोई सबसे बेसिक अगर कोई प्रोजेक्ट है तो है वो एमवीपी। एमवीपी वो प्रोजेक्ट है कि जिसमें ये हमें अच्छी तरह से करना है। एमवीपी प्रोजेक्ट में हम लोग वो ग्राम पंचायत में, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट में ग्राम पंचायत में जितने गांव है, जितने लोग वहां रहते हैं, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह से वर्षा वहां होती है, ये पूरी चीज लेके हम उस ग्राम पंचायत, उस गांव का विकास करने वाले। और वही तरीका है। और ये जो एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट है, फैक्ट्रियां है, वो तो ऐसा समझे कि हर इस एमवीपी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग लगाने वाले। आज हम चालू करेंगे कहां से? बायो सीएनजी बनाने से। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग पहले शुरुआत करेंगे नेपियर घास से, जो समझ सकते हैं, जो आसान है, जो इमीडिएट है। लेकिन कल अगर रबर तैयार करना है, कल अगर प्लास्टिक तैयार करना है, तो उसकी भी फैक्ट्रियां लगाएंगे। जैसे चाहिए, जिस लोकेशन पे चाहिए, उस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, जो चैलेंज जो हमारे सामने है, वो ये है कि एग्रीकल्चर, ये खेत क्या पहले से नहीं आया ना, अब सॉरी अभी तो नहीं आया, तो पहले से है। आज जिस मैं सुजलाम सुफलाम गांवों की बात कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि हमें कहीं पता नहीं, पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हजारों सालों तक हमारा देश एक्चुअली सुजलाम सुफलाम था। हमारा देश पूरी दुनिया में इतना बड़ा, इतना डेवलप्ड, इतना प्रोग्रेस ऐसा देश था कि जब इस यूरोप और अमेरिका को आप बोलेंगे वो आदिवासी थे, इतने एकदम पिछड़े हुए थे, इतने आगे हम लोग थे। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से। पूरी दुनिया के 30% इकोनॉमी अपने पास थे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से। आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे विषय में हम लोगों ने इतनी प्रगति की थी कि बाकी के देशों के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। साइंस, ये मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, सभी तरह के वेद, ये तो हम इतने आगे थे इनके, तो ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ? इतिहास क्या बताता है? कुछ लोग आए और हमारे पूरे मुल्क को, हमारे पूरे देश को उन्होंने गुलाम बनाया।
लेकिन वो आए, उनकी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो पहले बिजनेस करने आए थे, हुकूमत करने तो नहीं आए, लेकिन बाद में वो हुकूमत की और उसने जो कुछ किया आप सभी को पता है। ऐसे ही कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज हमारे यहाँ काम कर रही है। सिर्फ हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है, लेकिन ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है कि जिस सेक्टर में हम लोग धंधा कर रहे हैं, और यानी हम लोग जो हमारे जिसके वंशज है, जो हमारी परंपरा है, हमें इतना भी नहीं लगता कि एक भी सेक्टर में हम लोग एक काम करें कि कुदरत ने इतना कुछ दिया और क्या करे कुदरत हमारे लिए। एक भी सेक्टर नहीं है कि जिस सेक्टर में आज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में बाहर की कंपनी काम कर रही है। ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल में भी ऑलमोस्ट सभी कंपनियां जो आज मोबाइल बेच रही है ना अपने भारत देश में, जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो सभी बाहर की कंपनी है। 73% चाइना की कंपनी यहां के हमें माल बेचती है, और बाकी के बचे हुए फिर उसमें वो एप्पल आता है, सैमसंग आते हैं, बाकी सब आती है। एक भी कंपनी नहीं है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, रिन्यूएबल एनर्जी पे 90% से ज्यादा पैनल हम लोग वहां से खरीदते हैं। यहां तक कि कल की न्यूज है कि हमारे यहाँ जो पैनल बनाते हैं ना, सोलर पैनल, उन्होंने सब एसोसिएशन, उन्होंने सब में मिलकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि आप जो बाहर से चाइना से अभी पैनल आ रहे हैं उनके ऊपर आप ड्यूटी बढ़ाइए, ताकि हम लोग कुछ यहाँ बिजनेस करें, धंधा करें। ई कॉमर्स की बात करें तो कोई भी कंपनी नहीं जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही है इधर। इतना बड़ा देश हमारा, और सभी जगह जाएंगे तो बहुत आगे है चाइना और बाकी के देश दोस्तों। लेकिन इस बार हम ये होने नहीं देंगे, हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी योग्यता है, जो कैपेबिलिटी है ना, वो करके दिखाएंगे। और यहाँ इस विषय में तो मैं ये बोलना चाहूंगा, तो हमारा तो किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं, हमारा किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं। एमसेल किसके लिए खड़ी है, किसके लिए काम करना चाहती है, तो हमें इस दुनिया को बचाना है। तो बस उसी चीज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कोई जरूरत नहीं ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में, हमें पता नहीं। लेकिन अभी ये जो मौका है, ये जो चीज है, ये जो वक्त आ चुका है कि दुनिया को सेव करने की, दुनिया को बचाने का, तो इसमें लीड करेंगे हम लोग, लीड करेंगे एमसीएल, लीड करेंगे हमारा पूरा परिवार। और हमें किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ अपना जो पोटेंशियल है, आप सिर्फ अपने ग्राम पंचायत के ऊपर फोकस करो, आप सिर्फ अपने तहसील के ऊपर फोकस करो और उसको डेवलप करो, और पूरी दुनिया को बता दो कि हमारी क्या पोटेंशियल, क्या योग्यता है। और बस इस प्रोसेस में आप चिंता ही मत करो कि ये जब हम लोग काम करेंगे, जब हम लोग अपनी ग्राम पंचायत के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर फोकस करेंगे, हमारे लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग देखेंगे हमारे तहसील में कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको मॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस में हमारा देश फिर से एक बार सुजलाम सुफलाम बनेगा। इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी। आज अगर आप ग्राम पंचायत का प्रोजेक्ट लिया है ना आपने, तो बस फुल फोकस के ऊपर आप उसके ऊपर काम करो। अगर आपने तहसील का प्रोजेक्ट लिया है तो पूरी तरह से आज आप उसके ऊपर काम करो। अगर आप चैनल पार्टनर कर रहे हो तो पूरी तरह से आप अपने बिजनेस के ऊपर, आप उससे काम के ऊपर काम करो। और आपको क्या काम करना है दोस्तों, आपको बस एक ही काम करना है, और वो है सेमिनार सेमिनार सेमिनार। दोस्तों सेमिनार यानी क्या बताइए मुझे। सेमिनार यानी लोगों को एजुकेट करना। ये इंफॉर्मेटिव, ये एजुकेटिव सेमिनार्स है। ये हम लोग दुनिया को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, और जिंदगी भर सिर्फ यही करना है। कल अगर सीएनजी भी बेचते तो वहां भी हम लोग ऐसे नहीं बेचेंगे। हम लोग जो पूरे जो रिक्शा वाले जो ड्राइवर्स है, जो पूरे जो गाड़ियों के ड्राइवर्स है, ओनर्स है, उनके लिए सेमिनार करेंगे, उनको बताएंगे कैसे ये सीएनजी जो हम लोग तैयार करो कितना बेहतर है। यहां तक कि कल हमें ग्लिसरीन सोप बेचना है, ग्लिसरीन साबुन जो बेचना है, जो हमारे गांव में की जो हमारी महिला बचत गट वो तैयार करेंगे, तो वो साबुन भी इस बाकी के सोप से, केमिकल सोप से कितने बेहतर है, ये हम लोग लोगों को इसके साथ एजुकेट करेंगे, और वो भी होगा सेमिनार। तो आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए, सेमिनार। और इस सेमिनार के साथ आप लोगों को ये पूरे जो है हमारे समाज को अपने विजन और मिशन के साथ जुड़िए। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और उसमें ही है ये सैटरडे सेशन। दोस्तों सैटरडे सेशन है ना, ऐसा समझिए कि जैसे होता है ना कि हर हफ्ते गुरुवार हमारे यहाँ साईं बाबा की पूजा होती है, आरती होती है, वो साईं बाबा का दिन होता है। हर शुक्रवार को हम लोग जाके नमाज अदा करते हैं।
हर रविवार को हम लोग चर्च में जाते हैं और मास ये करते हैं। उस तरह से सैटरडे सेशन होना चाहिए। आप आपके 10,000 मेंबर हो, आपके आगे जाओ, जिंदगी भर कुछ भी हो, हर सैटरडे को आपका सेशन होना चाहिए, जिस सेशन में, जिस मीटिंग में सब लोग आए और वो कसम खाए कि हम लोग इस पर्यावरण का, हमारे धरती माँ का हम लोग ख्याल रखेंगे, हम हमारे लोगों का ख्याल रखेंगे, हमारे आसपास जो किसान है उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए खड़े होंगे। ये सैटरडे सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आज आए हैं एमसीएल परिवार में, एक भी सैटरडे, एक भी वीक आपने वेस्ट नहीं करना है। बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। आप हर हफ्ते, भले पहले हफ्ते में, पहले मीटिंग में सिर्फ 2 जन रहे, 4 जन रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना काम करते रहना है। और दोस्तों देखिए, ये बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हम लोग राह दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया को सही रास्ता क्या है, कैसे हम लोग अपने इस पर्यावरण का, धरती माँ का ख्याल रख सकते हैं, ये हम लोग बताएंगे। चिपको आंदोलन आपको याद होगा कि कैसे हम लोगों ने 350 साल पहले राजस्थान में वो एक आंदोलन किया था, जिसको पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। बाद में फिर अभी 50 साल पहले हम लोगों ने उत्तराखंड में किया, सब कुछ किया। तो बहुत सारी काफी विशेषता है आज भारत में। तो हमें ये करके दिखाना है, हर गांव में, हर तहसील में करके दिखाना है। कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कल ये विश्व का, ये जागतिक पर्यावरण दिन है। आप सभी को अपने अपने गांव में, अपने अपने ग्राम पंचायत में, अपने अपने तहसील में उसको सेलिब्रेट करना है। चलो लोगों को बता दीजिए ना, आप किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए एग्जिस्ट करते हो। अगर आप ग्राम पंचायत में हो, एमवीपी का प्रोजेक्ट लिया, 10 पेड़ लगाओ, 10-20 जितना हो सके उतना अपने मेंबर्स को लीजिए और एक एक पेड़ लगाओ। आप तहसील में हो, आप एमपीओ का काम कर रहे हो, तो हर एमपीओ मेंबर को उनको बोलो एक पेड़ लगाओ, आज एक पेड़ लगाओ। आपको पेड़ चाहिए ना, आप कौन से पेड़ लगाना चाहिए तो वहां के पेड़ लगाओ। कौन से पेड़ आप लेंगे, कौन से पेड़ अच्छे होंगे वो आपके वहां की परिस्थिति के लिए, तो वहां का कोई भी छोटा सा कृषि अधिकारी या कृषि सहायक आपको बता देगा। यहाँ तक कि उस वहां के तहसीलदार, वहां के सामाजिक वनीकरण जो विभाग होता है, ये कृषि विभाग होता है, वहां के अपने खुद के उनके नर्सरीज होते हैं, वो अपने से आपको वो सैपलिंग दे सकते हैं, पौधे दे सकते हैं। लेकिन कल का दिन आप अच्छी तरह से इस धरती माता के लिए समर्पित करो। पूरे जैसे आप 14 मई को आपने एक ऐड बनाई थी, सबको भेजा, वैसे ही आप लोगों को बुलाओ। मैं अभिनंदन करता हूं श्री हमारे सचिन धरने जी का। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम कल के लिए आयोजित किया है, जहां वहां उनके जिले के जो आईएएस ऑफिसर है, जो जिला परिषद के सीए, वो खुद वहां आने वाले उस प्रोग्राम को। तो ठीक है, उन्होंने तो सबसे जबरदस्त काम किया, लेकिन आप अपनी तरीके से हर जगह पे आप एक काम कोशिश कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत बहुत जरूरी है और सब जानते हैं। कल अगर आप एक के लिए आप खड़े हो लोगों के सामने, तो आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं बहुत जल्दी आप उस क्लब में शामिल हो जहां हमारे कोलपे साहब, दत्ता शिवनी साहब, हमारे पवार साहब आज उसमें हो, और जल्दी से जल्दी आप इस फैक्ट्री को लगाओ और फिर से एक बार हम लोग पूरी दुनिया में शेयर बन जाते हैं।